हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हम लोगों ने शुरू किया था लंबाई में संकुचन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, या फिर जिसको हम लॉरेंस फिट्सगेराल्ड कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ये साइंटिस्ट के नाम पर है, कल भी बताया था मैंने आपको। और हमने शुरू किया था लंबाई में संकुचन, उसमें हमने सबसे पहले समझी थी समकालिकता की आपेक्षिकता या फिर रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी, है ना। और ये क्या कह रही थी कि किसी अगर एक निर्देश तंत्र में कोई चीज़ अगर साइमल्टेनियस है या कोई भी घटना साइमल्टेनियस या फिर समकालिक है, तो ज़रूरी नहीं कि दूसरे निर्देश तंत्र में भी वो कैसी ही हो, समकालिक ही हो। समझ में आ गई। तो ये हम लोगों ने देखा था। फिर मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का समझा करके गई थी। मैंने आपसे ये कहा था, ठीक है। अब अगर आपने पिछला आपको समझ में नहीं आया तो आप उसको स्किप करो, आज का चीज़ लो, ठीक है। वो भी आपको समझ में आनी चाहिए सारी की सारी चीज़। वो मैंने आपका बेस बनाया था कि रिलेटिविटी आखिर में होती क्या है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर पिछली कोई चीज़ मिस हो गई है तो आप वीडियो को रिप्ले रिवाइंड करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी आज एक नए सिरे से जो है चीज़ों को समझते हैं, आपको पक्का समझ में आएगा और समझ में आ गया होगा बेसिकली, ठीक है। चलो, तो मैं आपसे ये कह रही थी कि एक निर्देश तंत्र है, वो स्टेबल है। उस स्टेबल फ्रेम में एक रॉड है जो v वेलोसिटी से मूव कर रही है, समझ में आ गई। एक दूसरा फ्रेम है जो उतनी ही वेलोसिटी से मूव कर रहा है जितनी से रॉड मूव कर रही है। तो क्योंकि ये फ्रेम उतनी ही वेलोसिटी से मूव कर रहा है जितनी वेलोसिटी से ये रॉड मूव कर रही है, इसलिए इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में ये रॉड कैसी होगी, स्थिर होगी, यानी कि स्टेबल होगी। लेकिन ये रॉड इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में तो मूविंग है, लेकिन इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में ये कैसी होगी, स्टेबल होगी। तो मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में मूविंग रॉड स्टेबल होगी, लेकिन स्टेबल फ्रेम के रिस्पेक्ट में ये मूविंग रॉड कैसी होगी, मूविंग ही होगी, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो हमारे सामने से कोई गाड़ी जा रही है तो वो मूव कर रही है, लेकिन गाड़ी में बैठे हुए बंदा जो है वो स्टेबल होगा गाड़ी के रिस्पेक्ट में। समझ में आ गई, इतनी बात मैंने आपसे बोली थी। तो जिस फ्रेम के रिस्पेक्ट में ये रॉड स्टेबल है, वो फ्रेम जो है वो इस पर्टिकुलर रॉड के लिए प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस या उचित निर्देश तंत्र कहलाता है। समझ में आ गई, क्योंकि इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में ये क्या कर रही है, रॉड स्थिर है, इसलिए एक ही समय पर आप इसके दोनों कॉर्नर्स को देख पाओगे, यानी कि इसकी जितनी एक्चुअल लेंथ है आप उसको मेजर कर पाओगे। इसलिए वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा कहलाएगा, प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर निर्देश तंत्र। समझ में आ गई बात आपको। तो एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में क्योंकि ये रॉड कैसी है, स्थिर है, इसलिए मैंने इसमें यहाँ पे जो इसकी लेंथ दिखाई है ना, वो प्रॉपर दिखाई है, यानी कि एल नॉट, यानी कि एक्चुअल लेंथ है ये किसी भी रॉड की। लेकिन इसके रेस्पेक्ट में ये मूव कर रही है, तो यहाँ पर ये जो लेंथ मेजर होगी ना, वो कॉन्ट्रैक्टेड होगी, यानी कि संकुचित होगी, उतनी नहीं होगी जितनी है, ठीक है भाई। तो हमारे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि स्थिर निर्देश तंत्र होगा, तो स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष तो जो रॉड मूविंग है उसमें तो हम एक्चुअल लेंथ मेजर नहीं कर पाएंगे। मेरे सामने से गाड़ी निकल करके चली गई तो थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मुझे उसकी वो लेंथ नहीं नज़र आएगी जितनी एक्चुअल है, ठीक है। लेकिन हमें तभी उसकी प्रॉपर लेंथ नज़र आएगी जब मेरे रेस्पेक्ट में कोई चीज़ स्टेबल हो। अभी मेरी आंखों के सामने जितनी भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं तो उनकी प्रॉपर लेंथ मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि मेरे रेस्पेक्ट में वो कैसी है, स्टेबल है। समझ में आ गई बात आपको। लेकिन अगर कोई चीज़ मेरे आगे से जाने लगे, गुजरने लगे, मतलब मूव करने लगे, तो उस कंडीशन में मैं उसके दोनों कॉर्नर्स को एक ही टाइम पर नहीं देख पाऊंगी, और वहाँ पे मुझे उसकी लेंथ जो है वो एक्चुअल लेंथ नज़र नहीं आएगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ नज़र आएगी। समझ में आ गई। यानी कि एस डैश फ्रेम इस रॉड के लिए कैसा फ्रेम होगा, उचित निर्देश तंत्र। क्यों, क्योंकि इसमें हम इसके रेस्पेक्ट में ये रॉड कैसी है, स्थिर है, इसलिए हम इसकी प्रॉपर लेंथ मेज़र कर पाएंगे। लेकिन एस के रिस्पेक्ट में ये रॉड मूविंग है, तो हम इसकी एक्चुअल लेंथ मेज़र नहीं कर पाएंगे, और वो लेंथ कैसी होगी, कॉन्ट्रैक्टेड, यानी कि संकुचित लंबाई होगी। इसलिए संकुचित लंबाई को मैंने किससे शो किया है, कैपिटल एल से, और प्रॉपर लेंथ को मैंने शो किया है एल नॉट से। बस एक चीज़ आप ध्यान रखना, इसको थोड़ा सा बड़ी बनाना और इसको थोड़ी सी छोटी, कॉन्ट्रैक्टेड तो थोड़ी छोटी होगी ना, ठीक है। अभी तो मैं क्या काटा पीटी करूँ, आप लोग कर लेना ये करेक्शन, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो जो अभी तक समझा उसको एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए, let us consider a rod is moving with v velocity with respect to s frame। एस फ्रेम कैसा है, ब्रैकेट में लिख देना, एस फ्रेम है स्टेबल फ्रेम, ठीक है। फिर हम लिखेंगे अनादर फ्रेम
एस डैश that is moving with a small b velocity with respect to s frame, ठीक है, another frame s dash that is moving with v velocity with respect to s frame। मैंने क्या बोला इसमें कि एक मेरे पास छड़ है जो v वेग से गतिशील है, किसके रेस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष, s निर्देश तंत्र के सापेक्ष। एक दूसरा फ्रेम है s डैश जो कि s निर्देश तंत्र, जो कि स्थिर निर्देश तंत्र है, उसके सापेक्ष v वेग से गति कर रहा है, ठीक है। देयरफॉर दिस रॉड will be stable with respect to moving frame s dash, विद रेस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम कौन सा, एस डैश, तो उसके रेस्पेक्ट में रॉड स्टेबल होगी, ठीक है। बट दिस रॉड विल बी स्टेबल विद रेस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम एस डैश बट इज नॉट स्टेबल विद रेस्पेक्ट टू एस। ये लाइन वापस से लिखवा रही हूँ, हालांकि ये बात अंडरस्टूड है, हम पहले ही कह चुके हैं कि वी वेग से एस के रेस्पेक्ट में मूव कर रही है रॉड, तो ऑब्वियसली स्टेबल नहीं है ना, लेकिन फिर भी मैंने जोर देने के लिए लाइन वापस से लिखवाई है, ठीक है। यानी कि रॉड एस डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में तो स्थिर प्रतीत होगी, ठीक है, लेकिन जो एस फ्रेम है उसके रेस्पेक्ट में वो स्थिर नहीं होगी। समझ में आ गई, इसको हटाओ, है ना। दिस रॉड विल बी स्टेबल विद रेस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम एस डैश बट इज नॉट स्टेबल विद रेस्पेक्ट टू एस। अब लिखेंगे therefore frame s dash is said to be proper frame of reference due to measurement of proper length of rod, ठीक है। हमने क्या लिखा है, क्योंकि एस डैश निर्देश तंत्र में छड़ की उचित लंबाई मापी जा सकती है, इसलिए एस डैश निर्देश तंत्र जो क्या है वो क्या कहलाएगा, उचित निर्देश तंत्र कहलाता है। देयरफॉर फ्रेम एस डैश, है ना, एस डैश इज सेड टू बी प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्यू टू मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर लेंथ ऑफ रॉड। क्योंकि इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में रॉड मेरी स्थिर है, तो इस स्थिर होने के कारण मैं उस रॉड की एक्चुअल लेंथ को नाप सकती हूँ, इसलिए ये फ्रेम मेरा कैसा कहलाएगा, प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। लेट, अगले उसमें लिखो, लेट दिस प्रॉपर लेंथ of rod in S dash frame is L naught, ठीक है, ठीक है। फिर हम लिखेंगे in S frame, या फिर लिखेंगे in S frame the contracted length is measured of rod, let this contracted length is कैपिटल L। तो प्रॉपर लेंथ जो है वो तो कितनी है, L नॉट, और कॉन्ट्रैक्टेड या संकुचित लंबाई कितनी है, L। संकुचित लंबाई किसके रेस्पेक्ट में मेजर करोगे, S के रेस्पेक्ट में, और किसके रेस्पेक्ट में एक्चुअल होगी, S डैश के रेस्पेक्ट में। ये बात ध्यान रखना आप, समझ में आ गई, ध्यान भी रखनी है, समझना भी है। समझ में आ गई तो ध्यान तो अपने आप ही रह जाएगी। समझ में आ गई, तो अगर कोई दो चीज़ें सेम वेलोसिटी से मूव कर रही हैं तो वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसी होंगी, स्थिर होंगी। ये ध्यान रखनी है आपको बात, ठीक है। अगर ये होता ना कि दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एस डैश है, ठीक है, रॉड तो वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, लेकिन अगर दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी और वेलोसिटी से मूव कर रहा होता ना एस डैश, तो एस डैश के रेस्पेक्ट में रॉड जो है वो मूविंग होती, लेकिन क्योंकि दोनों सेम ही वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, इसलिए एस डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में रॉड कैसी दिखाई देगी, स्थिर प्रतीत होगी। स्थिर प्रतीत होगी नहीं, लेकिन ऐसा लगेगा। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही अगर आप ट्रेन में बैठे हो,
ठीक है। तो प्लेटफॉर्म वाले बंदे के लिए तो ट्रेन भी चल रही है और बंदा जो भी ट्रेन में बैठा हुआ है वो भी चल रहा है। लेकिन अगर आप ट्रेन के रेस्पेक्ट में उतनी ही वेलोसिटी से मूव करो जितनी वेलोसिटी से ट्रेन मूव कर रही है, तो ट्रेन के रेस्पेक्ट में आप कैसे हो, स्थिर हो। लेकिन अगर आप अलग वेलोसिटी से मूव कर रहे हो तो फिर तो आप मूव ही कर रहे हो। समझ में आ गई बात आपको? तो इक्वल वेलोसिटी है तो ही आप ऐसा लगेगा कि आप दोनों की वेलोसिटी कैसी है, मतलब वेलोसिटी जीरो है, मतलब दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहे हो। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। तो अब देखो, मैंने कंसीडर कर लिया कि ये जो प्रॉपर लेंथ है उसका एक कॉर्नर है x1 डैश पोजीशन पर, क्योंकि एस डैश फ्रेम है इसलिए मैंने उसको कोऑर्डिनेट क्या ले लिया, x1 डैश, और दूसरा मैंने ले लिया x2 डैश। समझ में आ गई बात आपको? एक मैंने क्या ले लिया, x1 डैश, और दूसरा क्या ले लिया, x2 डैश। अब इसको x1 और इसको x2 क्यों लिया, उसका भी रीज़न है। उसका रीज़न ये है, ओरिजिन के पास तो कम कोऑर्डिनेट होगा और ओरिजिन से दूर x2 डैश लिया है मैंने, वो ज़्यादा होगा। आगे जाके हम x2 डैश माइनस x1 डैश करेंगे। ठीक है। पेपर में बच्चे ये गलती और करते हैं क्योंकि कॉमन सेंस लगाते नहीं है, रट्टा मारते हैं। वो क्या करते हैं, वो भूल जाते हैं कि किसको x1 और किसको x2 मानना है, तो वो इसको x1 डैश मान लेते हैं, इसको x2 डैश मान लेते हैं, और आगे जाके जरूरत पड़ती है ना वहाँ पे x2 डैश माइनस x1 डैश करते हैं। तो भाई नेगेटिव आना चाहिए, पॉजिटिव कैसे आ रहा है? तो इसी चीज़ को पकड़ता है। डायग्राम गलत है तो पूरा गलत करोगे, पूरा काटेगा, उसको पता चल जाएगा कि आपने रट्टा मारा है। ठीक है। इधर क्या आएगा, x1 कॉर्नर और इसका है x2 कॉर्नर। ठीक है। जो करेक्शन आपको डायग्राम में करना है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। ठीक है भाई, इस तरह से। चलो अब देखो आप मेरी बात, कि लिख लेते हैं हम इनके पोजीशंस को। लेट इन एस फ्रेम मेजर्ड पोजीशंस ऑफ रॉड इज x1 एंड x2। ठीक है। देयरफॉर क्या होगा, x2 माइनस x1 किसके बराबर होगा, L के। भाई इस कोऑर्डिनेट में से इस पोजीशन को घटा दूंगी तो मेरे को L ही तो मिलेगी, x2 माइनस x1 L के बराबर ही तो होगी। समझ में आ गई? इसी चीज़ को मैं कह रही थी। वो पता क्या करते हैं, x1 यहाँ लिख देते हैं, x2 यहाँ लिख देते हैं। तो भाई ओरिजिन से आप दूर जा रहे हो तो आपकी वो चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए ना, ज़्यादा में से कम घटाओगे तभी तो पॉजिटिव क्वान्टिटी आएगी। अगर आप इसको आप x1 लिख रहे हो, इसको x2 लिख रहे हो ना, तो फिर यहाँ पर भी फिर x1 माइनस x2 लिखो, x2 माइनस x1 मत लिखो। उसका मतलब तो फिर क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अगर आप इसको x2 लिखोगे, इसको x1 लिखोगे, तो फिर x2 माइनस x1 करोगे तो नेगेटिव क्वांटिटी आनी चाहिए। समझ में आ गई ना? तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं, एग्जामिनर को पता चल जाता है। ठीक है, क्योंकि वो तो पढ़ा हुआ है भाई। चलो, इन एस फ्रेम मेजर्ड पोजिशन ऑफ रॉड इज x1 माइनस x1 एंड x2। तो जो डिफरेंस है वो लेंथ को बताएगा। ठीक है। हालांकि ये कौन सी लेंथ है, कॉन्ट्रैक्टेड यानी कि संकुचित लंबाई है, जो कि आभासी लंबाई है। एक्चुअली संकुचित थोड़ी ना हो जाएगी, कोई चीज़ हमसे दूर चली जाएगी तो हमें दिखाई देगी कि वो संकुचित हो गई, लेकिन हमारे रेस्पेक्ट में वो संकुचित होगी, लेकिन जो बंदा वहीं पे प्रेजेंट है उसके रेस्पेक्ट में तो उतनी ही है, तो लेंथ थोड़ी कम होती है। ये ऐसा लगता है कि लेंथ कम हो गई। समझ में आ गई? ठीक है। अब लिखेंगे कि सिमिलरली लेट in S dash frame measured position of rod x1 of rod is x1 and x1 dash and x2 dash। therefore क्या हो जाएगा, x2 डैश माइनस x1 डैश किसके बराबर होगा, L नॉट दिख रहा है हमें, x2 डैश माइनस x1 डैश किसके बराबर होगा, L नॉट। ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ गई बात आप सभी को? ठीक है। अब हम ये सारी चीज़ किसके अंडर में पढ़ना चाहते हैं, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने बोला ना ये सारे एप्लीकेशन चल रहे हैं आपके, कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि वेगों का रूपांतरण पढ़ा, फिर हमने त्वरण का रूपांतरण पढ़ा उसी के अंतर्गत, है ना, दोनों चीज़ें निकाली। अब हम उसी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन यानी कि लंबाई में संकुचन। तो हम यूज़ किसका करेंगे, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का। देयरफॉर नाउ बाय लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन एक ही काम आएगी पोजीशन की, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन की बात हो रही है। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होगा, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होती है, एक्स डैश इज इक्वल टू गामा एक्स माइनस वी टी होती है ना। तो एक्स डैश की जगह पर हमें दोनों के लिए लिखना है, दोनों चीज़ों के लिए लिखना है। x1 के लिए लिखेंगे तो x1 डैश इज इक्वल टू x1 माइनस वी टी, समय तो वही है ना। और गामा की वैल्यू कितनी है, 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो पहले के लिए मैं ये लिख सकती हूँ, तो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, x2 डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x2 माइनस वी टी अपॉन
√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा। अरे भाई हो जाएगा कि नहीं, दो अलग अलग के लिए लिख दिया। हमें जानते हैं कि पोजीशन की एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी होती है गामा के साथ, लेकिन पहले के लिए लिखूंगी तो मैं 1 लगा दूंगी, दूसरे के लिए लिखूंगी तो 2 लगा दूंगी। तो ये हो गई 3 और ये हो गई 4। 3 और 4 को कहाँ रख दूँ, 2 में रख दूँ, इन दोनों की जगह पर। ठीक है, रखो, पुट 3 and 4 into 2। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 क्या है, x2 डैश माइनस x1 डैश इज इक्वल टू एल नॉट है। x2 डैश की जगह क्या लिखोगे, x2 माइनस वी टी अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लिखोगे, और इसकी जगह x1 माइनस वी टी अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में लिखना क्योंकि आगे माइनस है। ठीक है, इज इक्वल टू एल नॉट। अब देखो x2 माइनस x1 एक जगह ले लिया मैंने, और साथ में देखो ये कट जाएगा, एलसीएम तो सेम है ना, इसको इधर ले जाओ, एलसीएम को उधर ले जाओ, एल नॉट √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये देखो माइनस वी टी, और इसको माइनस को लोगे आप, खोलोगे ब्रैकेट को तो माइनस x1 प्लस वी टी आएगा, तो वी टी से वी टी कैंसिल हो जाएगा, यही बचेगा। x2 माइनस x1 क्या है, एल ही तो है, एल क्यों है, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हमने ये तो लिखा था x2 माइनस x1 इज इक्वल टू एल, एल लिख दिया। और ये जो x2 माइनस x1 हाँ ये तो एल नॉट ही चल रहा है अपना, ठीक है। तो ये अपने पास फॉर्मूला डिराइव हो गया किसके लिए, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, और ये खुद भी आता है, ज़्यादा चांसेस न्यूमेरिकल्स के होते हैं, लेकिन टॉपिक भी पूछ ले जाता है। तो इस पे बेसिक जो फैक्ट्स हैं वो अपन डिस्कस करेंगे इन अवर नेक्स्ट वीडियो। काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलेंगे अपन को इस पे बेस्ड। तो आपको तो क्या समझ में आना चाहिए, इसका कंसेप्ट क्या है, किसके रेस्पेक्ट में स्थिर होगा, किसके रेस्पेक्ट में मूविंग होगा, किसके रेस्पेक्ट में एक्चुअल लेंथ मेजर करोगे, किसके रेस्पेक्ट में वो कॉन्ट्रैक्टेड होगी। तो जिसके रेस्पेक्ट में सेम वेलोसिटी है वहाँ पर एक्चुअल लेंथ होगी, एक्चुअल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, और जहाँ पर वो स्टेबल नहीं है, मूव कर रहा है, तो वहाँ पर लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड होगी। ठीक है, बस हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हमने यूज़ कर दिया दोनों जगहों पर, कैलकुलेट कर लिया, तो ये आ गई, समझ में आ गई। और इसको आगे एलैबोरेट करेंगे, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करेंगे इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।